हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल जीत का ताज का 12वां और अंतिम भाग। बाकेलाल राठौर ने फौरन गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। मारे को तू पहली बार देखो होगा। देवराज चौहान की निगाह उसी युवती पर टिकी रही। तुम्हारी मुसीबतें दूर करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए आ गई। वो मीठे शांत स्वर में बोली। कैसी मुसीबत? मैं तुम्हारे रहने का, रात गुजारने का इंतज़ाम कर सकती हूँ, उसने कहा। बाकेलाल राठौर समझ चुका था कि देवराज चौहान उसी युवती से बात कर रहा है। किस तरह का इंतज़ाम? देवराज चौहान ने पूछा। युवती ने अपना हाथ सीधा किया और तभी सामने जगमगाता हुआ एक कमरा नजर आने लगा, जिसके भीतर और बाहर भरपूर रोशनी हो रही थी। बाकेलाल राठौर की आंखें हैरानी से फैल गईं। यो खूबसूरत कमरों यहाँ कहाँ से प्रकट हो गए हो? उसके होंठों से निकला। देवराज चौहान ने कमरे को देखा, फिर उस युवती से बोला, इस कमरे में रहना खतरे से भरा है। क्यों? युवती के होठों पर मुस्कान थी। मायावी लोग आसानी से जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं और आसानी से हम पर काबू पा लेंगे। वो हौले से हंसी। निश्चिंत रहो, ये जगमगाता कमरा तुम देख रहे हो, लेकिन मायावी लोग इसे नहीं देख सकेंगे। मैंने अपनी शक्तियों से इसे अदृश्य कर रखा है और इस पर किसी मायावी ताकत का असर नहीं हो सकता। युवती का स्वर बेहद सामान्य और तनाव से दूर था। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुम अभी तक मेरी समझ से बाहर हो। वक्त आने पर सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला, उसे देखता रहा। सामने नजर आ रहे कमरे में तुम रात के 3 बजे तक आराम कर सकते हो, वो बोली। उसके बाद तुम्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ना है जिधर बढ़ रहे हो। जहाँ तुम्हें पहुँचना है, तुम वहाँ के करीब, बहुत करीब पहुँच चुके हो। 1 डेढ़ घंटा चलकर तुम भोर के उजाले के साथ ही वहाँ पहुँच जाओगे। तुम जानती हो मुझे कहाँ पहुँचना है? हाँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अपनी शक्तियों के दम पर मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझसे तुम लोगों का कुछ भी छिपा नहीं है, उसका स्वर शांत था। मेरे एक सवाल का जवाब दो, देवराज चांद बोला। क्या? मैं वो ताज हासिल कर पाऊंगा? मेरी शक्तियाँ भूतकाल वर्तमान तो जान सकती हैं, लेकिन भविष्य नहीं। इसलिए मैं किसी तरह की कोई भविष्यवाणी करने में असमर्थ हूँ, उसने पहले वाले स्वर में कहा। देवराज चांद सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। एक बात और जहन में रख लो कि अब मैं हर पल तुम्हारे साथ, तुम्हारी सांसों की तरह रहूँगी। जब तक भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी हर संभव सहायता भी करूँगी, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं मजबूर हो जाऊँ और तुम्हारी सहायता ना कर सकूँ। उसी स्थिति में अपनी समझदारी से ही तुमने खुद को उन हालातों से निकालना है। मैं तुम्हें कैसे पुकारूंगा? देवराज चौहान ने पूछा। मेरा नाम बेला है, लेकिन सावधान, यह नाम अपने होठों पर मत लाना। सिर्फ मन में नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। अगर मेरा नाम तुम्हारे होठों से निकला तो फिर मैं तुम्हें शायद खतरों से ना बचा सकूं। ऐसा क्यों? बहुत जल्दी बताऊंगी अपने बारे में सब कुछ। तुम तब समझोगे मेरी बात। जाओ, अपने साथी के साथ कमरे में जाकर आराम कर लो। रात को ठीक 3 बजे तुम्हें नींद से जगा दूंगी, बेला ने कहा। ठीक है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अब मैं जाऊं? देवराज चौहान ने हौले से सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चौहान को देखते ही देखते बेला आंखों के सामने ही गायब हो गई। आओ बाकी उस कमरे में चलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। दोनों कमरे की तरफ बढ़े। तुम छोरी से बातों करो, बाकीलाल राठौर गंभीर स्वर में बोला। हाँ, वो मारे को क्यों ना दिखो, उसो को बोलो मारे से भी बतियाए, बाकीलाल राठौर ने कहा। ये उसकी मर्जी है, ऐसी बात मैं उससे नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, कभी तो मारे को वो मिलो ही। बाकीलाल राठौर ने गहरी सांस ली। दोनों कमरे में प्रवेश कर गए। जिस दरवाजे से उन्होंने भीतर प्रवेश किया था, वहाँ इस तरह दीवार आ खड़ी हुई कि जैसे वहाँ कभी दरवाज़ा हो ही नहीं। कमरे में अन्य कहीं भी कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं था, कोई छेद भी नज़र नहीं आया, परंतु फ्रेश हवा उन्हें बराबर मिल रही थी। कमरे में खूबसूरत सा बेड था, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। दूसरी तरफ टेबल पर खाना और पास ही 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। यहाँ तो सबो इंतजाम हो फिटो हो गए, बाकेलाल राठौर ने कहा। खाना खाकर आराम कर लो, देवराज चौहान ने कहा। 3 बजे यहाँ से चल पड़ना। दोनों ने खाना खाया और थके टूटे बेड पर लेट गए। देवराज चौहान के मस्तिष्क में बेला घूम रही थी। आखिर कौन थी वह? उससे क्या चाहती थी? क्यों उसकी सहायता कर रही है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। मोना चौधरी, पारसनाथ और बंगाली आगे बढ़े जा रहे थे। वो जुदा बात थी कि थकान की वजह से उन्हें आगे बढ़ने की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही थी। पसीनों से भरे चेहरे और बदन, थकान से भरा चेहरा, परंतु कहीं रुककर आराम करने का अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था। मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, बंगाली क्या उठा। कुछ देर आराम कर लिया जाए। वे आगे बढ़ते रहे। अभी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। शाम हो रही है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तब कहीं रुकने की जगह देखेंगे। मुझे प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, बंगाली उखड़े स्वर में क्या उठा। तुम अच्छी तरह जानते हो बंगाली की, या किसी भी चीज़ का इंतज़ाम नहीं हो सकता, पारसनाथ ने सख्त खुरदरे स्वर में कहा। इसलिए बेकार की बातें नहीं करो तो अच्छा है। बंगाली जानता था कि पारसनाथ ठीक कह रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी हमें कितना रास्ता तय करना होगा। पारसनाथ क्या उठा। तुम ठीक कहते हो, यह सवाल वास्तव में उलझन में भरा है।
हमारा सफ़र आधे घंटे में भी समाप्त हो सकता है और 10 दिन भी जारी रह सकता है। मोना चौधरी सोच भरे शब्दों में कह उठी। बाबा को ये तो बताना चाहिए था कि हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा। बंगाली क्या उठा। उसी वक्त मोना चौधरी ठिठकी। पारसनाथ भी रुका। बंगाली की निगाह भी वहाँ जा टिकी थी। तीनों के चेहरों पर हक्के बक्के हैरानी वाले भाव नाचने लगे थे। वो नीलू महाजन ही था। पेड़ के नीचे तने से टेक लगाए महाजन बैठा था। उसका जिस्म जगह जगह से घायल हुआ पड़ा था, कपड़े फटे हुए थे, हाल बेहाल हुआ पड़ा था उसका। उसके पास ही मृत अवस्था में वहीं अजगर पड़ा था जो महाजन को निकल कर गायब हो गया था। तभी टेक लगाए महाजन ने गर्दन घुमाई और उन्हें देखा। उसका चेहरा भी घायल था। उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाहता हो, परंतु कह ना पा रहा हो। महाजन। मोना चौधरी को जैसे होश आया। पारसनाथ हड़बड़ाए सा महाजन की तरफ लपका। मोना चौधरी और बंगाली भी उसकी तरफ बढ़े। महाजन के पास पहुंचकर पारसनाथ घुटनों के बल उसके पास बैठता हुआ बोला, क्या हुआ महाजन, कैसा है तू? ये अजगर तेरे को कहाँ ले गया था? तू यहाँ कैसे पहुँचा? महाजन ने पुनः कुछ कहना चाहा, परंतु सिर्फ होंठ ही हिलकर रह गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पारसनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू बोलता क्यों नहीं महाजन? पारसनाथ खुरदरे स्वर में बोला। तेरे को। अगले ही पल पारसनाथ ने महसूस किया कि उसके हाथ पर महाजन की हथेली की पकड़ मजबूत होती जा रही है। पारसनाथ ने महाजन का हाथ देखा जिसमें उसकी हथेली दबी पड़ी थी। हर बीतते क्षण के साथ महाजन के हाथ की पकड़ पारसनाथ के हाथ पर मजबूत होती जा रही थी। पारसनाथ के चेहरे पर अजीब से भाव आए। महाजन की हथेली की पकड़ इतनी कठोर और मजबूत नहीं हो सकती। पारसनाथ ने फौरन महाजन के चेहरे पर निगाह मारी तो चिंक उठा। महाजन के चेहरे पर विशैली मुस्कान उभर पड़ी थी। क्या हुआ पारसनाथ? पास खड़ी मोना चौधरी ने उलझन भरे स्वर में पूछा। महाजन मुस्कुरा रहा है। बंगाली क्या उठा। उसी पल जैसे मोना चौधरी और बंगाली की आंखों के सामने बिजली कौंधी हो। महाजन पारसनाथ मरी सी हालत में पड़े गायब हो चुके थे। मोना चौधरी अवाक सी खड़ी रह गई। बंगाली का मुंह फटा का फटा रह गया। पारसनाथ अब उनके बीच नहीं था। ये मुझे भूतों की नगरी में कहाँ ले आई? बंगाली के स्वर में डर था। यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो महाजन का भूत था जो पारसनाथ को अपने साथ ले गया। दांत पीछे मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर बंगाली को देखा। वो महाजन का भूत नहीं था। मोना चौधरी कठोर स्वर में क्या उठी। आंखों देखी बात झुठला रही हो? बंगाली की आवाज़ में गुस्सा उभर आया। बेवकूफ़, किसी मायावी इंसान ने महाजन का रूप ले रखा था। मायावी लोग समझ चुके हैं कि अब हम आसानी से उनकी चालों में नहीं फंसने वाले, इसलिए उन्होंने महाजन के रूप में हमें धोखा दिया। यानी कि अब हमें अपने ही गायब हो चुके साथियों के चेहरे वालों से भी बचना होगा। क्या मतलब? हमारे जो साथी मायावी लोगों की कैद में पहुंच गए हैं वो इस कदर आसानी से वापस नहीं आ सकते। गायब हुए साथियों में से कोई नज़र आता है तो तुरंत समझ जाना है कि मायावी इंसान का रूप है, हमें फंसाने के लिए। उसे छूना नहीं है। मोना चौधरी की आवाज़ में कठोरता थी। लेकिन ये तमाशे कब तक होते रहेंगे? हताश सा बंगाली क्या उठा। इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद नहीं जानती। तुम मुझे यहाँ से वापस पृथ्वी पर क्यों नहीं भेज देती? बंगाली की आवाज़ में याचना भरी थी। ऐसा कर पाना मेरे बस का नहीं है, मोना चौधरी ने कहा। तुम अपने उस बाबा से कहकर मुझे मुंबई भिजवा दो। बंगाली की हालत भी मरी सी थी। मुझे नहीं मालूम बाबा कहाँ हैं। मोना चौधरी ने बंगाली की हालत को घूरा। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बाबा ने मिलने को कहा था। बाबा मिले तो तुम्हारे बारे में उनसे बात कर लूँगी। तब तक अपने पर काबू पाए रखो। कहीं तुम भी मायावी लोगों की चालों में फंसकर गायब मत हो जाना। तुम हिम्मत वाले इंसान हो। मुझे हैरानी है कि इतनी जल्दी हिम्मत छोड़ रहे हो। मोना चौधरी, इसमें हिम्मत की बात तो तब आए जब मैं इंसानों से डर कर भागने को कहूँ। ये तो भूत हैं जो हमें नज़र नहीं आते और हमारी हर हरकत देख रहे हैं। वो जब चाहें जो भी रूप धारण करके हमें गायब कर दें और हम पागलों की तरह एक दूसरे का मुंह देखते रहें। मोना चौधरी मुस्कुराई। ये मायावी नगरी है बंगाली, और मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं वापस इंसानों की नगरी में जाना चाहता हूँ। कम से कम इंसान नज़र तो आते हैं, उनका मुकाबला किया तो जा सकता है। यहाँ तो मैं पागल हो जाऊँगा। मोना चौधरी गहरी सांस लेकर रह गई। रुको मत, हमें मंजिल पर पहुँचना है। वहाँ फ़कीर बाबा मिलेंगे तो तुम्हारे बारे में उनसे बात कर लूँगी। आओ चलें। मोना चौधरी ने उसका हौसला बढ़ाने वाले ढंग से कहा। दोनों पुनः आगे बढ़ने लगे। सूर्य पश्चिम की तरफ झुकता जा रहा था। जंगल होने की वजह से वहाँ वक्त से पहले ही अंधेरा से महसूस होने लगा था। अंधेरा होने पर हम क्या करेंगे? एकाएक बंगाली ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। क्या मतलब? तब तो अंधेरे में आगे नहीं बढ़ा जाएगा, और अभी अंधेरा होने में बहुत देर है। जब रात होगी तब देखा जाएगा। मोना चौधरी और बंगाली आगे बढ़ते रहे। चलते चलते 1 घंटा और बीत गया। सूर्य पूरी तरह पश्चिम में झुक गया था, लेकिन अभी जंगल में इतनी रोशनी थी कि सब कुछ नजर आ रहा था। तभी दोनों के कदम ठिठक गए। ठीक सामने ज़मीन पर एक चादर बिछी हुई थी और उस पर तरह तरह के खाने के सामानों से भरे बर्तन पड़े थे। खाने की महक उनकी सांसों तक भी पहुंची। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी, जबकि बंगाली की आंखें फैल गईं। उसे लगा उसे तो जोरों की भूख लग रही है। पेट में जैसे भूख की वजह से बड़ा सा गोला छलांगे मारने लगा। मैं पहले खाना खाऊंगा। बंगाली जल्दी से आगे बढ़ा। रुक जा बंगाली, मोना चौधरी तेज स्वर में कह उठी। बंगाली ठिठका, पलट कर मोना चौधरी को देखा। क्या हुआ? खाना खाने की गलती मत कर बैठना।
मोना चौधरी की आवाज़ में तीखापन था। यह बिछी चादर हमें फंसाने की चाल है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बैठने वाला चादर सहित गायब हो जाएगा। बंगाली के होंठ सिकुड़े। मतलब कि ये मायावी चादर है? हाँ, खाने का लालच छोड़ दो, चलो आगे बढ़ो, कहकर मोना चौधरी एक तरफ से निकलकर चादर पार करती हुई आगे बढ़ गई। बंगाली को साथ ना पाकर ठिठकी, पलटी। बंगाली वहीं खड़ा खाने को घूर रहा था। चलो, मोना चौधरी ने कहा। बंगाली ने खाने पर से निगाह हटाकर सोच भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मुझे भूख लगी है, कहते हुए एकाएक बंगाली मुस्कुरा पड़ा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मोना चौधरी के दांत भिज गए। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि ये मायावी चादर है, इस पर बैठोगे तो दूसरों की तरह गायब होकर उनकी कैद में। लेकिन खाना खाने के लिए चादर पर बैठना जरूरी है क्या? बंगाली औले से हंसा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? जबकि मोना चौधरी समझ चुकी थी बंगाली की सोचों को। ये देखो, कहते हुए बंगाली आगे बढ़ा, चादर के गिर्द घूमकर उस तरफ आया जिधर बर्तनों के गर्म खाना मौजूद था। ठिठक कर उसने मोना चौधरी को देखा। अब मैं हाथ बढ़ाकर खाने का बर्तन और रोटी उठा लूँगा। मायावी खाना तो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ऐसे तो हम पहले भी खा चुके हैं। यहाँ कोई भी ऐसी हरकत करना ठीक नहीं, मोना चौधरी कह उठी। अपनी सोचों पर काबू रखो और आओ मेरे साथ। मुझे तो भूख लग रही है, तुम मत खाओ, तुम्हारी मर्जी। कहने के साथ ही बंगाली झुका और फुर्ती के साथ सब्जी का बर्तन उठाया और फिर 5-7 चपातियाँ उठा ली। सब ठीक रहा, कुछ भी नहीं हुआ। बंगाली ने एक चपाती थामकर बाकी बगल में दबाई और खाना खाता खाता मोना चौधरी के पास पहुंचकर बोला, अब चलो। मोना चौधरी और बंगाली पुनः आगे बढ़ गए। चलते चलते बंगाली खाना खाता जा रहा था। मोना चौधरी, बंगाली नसीहत देने वाले स्वर में कहता जा रहा था, अगर घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली को ज़रा सा टेढ़ा कर लो, सारा का सारा बाहर आ जाएगा। माना कि ये मुसीबतों का वक्त है, लेकिन ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए। सतर्कता बरतना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी सतर्कता भी ज़रूरत नहीं कि भूखे पेट रहा जाए, जैसे कि तुम भूखी रह गई। 1-2 रोटी ले लो, खानी हो तो। मानना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों का खाना बहुत ही लाजवाब है, खाओगी? मोना चौधरी ने मुस्कुराकर उसे देखा। मेहरबानी, तुमने मेहनत की है, उंगली टेढ़ी की है तो भरपेट खाओ, मोना चौधरी ने कहा। मर्जी तुम्हारी, इस खाने से तो मेरी तो रात तो निकल जाएगी, सुबह की सुबह देखी जाएगी। खाते खाते बंगाली बोले जा रहा था, ये मायावी लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं जो हमारे लिए चादर बिछा देते हैं कि हम बैठें और फंस जाएं। बैठने की क्या ज़रूरत है? मेरी तरह चलते चलते भी। बंगाली को एकाएक खामोश होते हुए अगर मोना चौधरी ने गर्दन घुमाई तो चौंकी। वही खाने वाली चादर पीछे जोड़कर बंगाली के ऊपर आ पड़ी थी। इससे पहले कि मोना चौधरी को सोच समझ पाते, देखते देखते वो चादर बंगाली को अपने में लपेट कर आसमान की तरफ उड़ती चली गई, नज़रों से ओझल हो गई। मोना चौधरी ठगी सी रह गई। फिर गहरी सांस ली। वो समझ गई कि चादर पर बड़ा खाना खाने से वो मायावी चादर बंगाली के पीछे लग गई थी और मौका पाते ही उसे कैद करके ले गई। बंगाली की टेढ़ी उंगली कोई काम नहीं आई। अगर वो भी खाना खा लेती तो चादर ने उस पर भी कब्जा कर जमा लेना था। अब वो अकेली रह गई थी। मोना चौधरी ने जंगल में सब तरफ निगाह मारी, कोई भी नज़र नहीं आया। सुनसान घना जंगल था हर तरफ और शाम गहराती जा रही थी। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। मिट्टी पर पड़ने वाले कदमों की मामूली सी आहट ही वहाँ गूंज रही थी। हवा भी ना के बराबर थी, इसलिए पेड़ों के पत्ते शान से नज़र आ रहे थे। मोना चौधरी की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। उसकी चाल बेहद तेज़ थी। अंधेरा होने तक वो ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता तय कर लेना चाहती थी। मन में उसने यह तय कर लिया था कि रात के अंधेरे में बेशक कोई भी खतरा आए, वो अपना सफ़र जारी रखेगी। अभी शाम का धुंधलका पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। हर चीज़ अभी स्पष्ट नज़र आ रही थी। जंगल की वजह से कुछ कालापन सा, कुछ उभरा हुआ महसूस हो रहा था। मोना चौधरी के कदमों की रफ्तार को एकाएक ब्रेक लगे हों जैसे। ऐसे रुकी, वहाँ उसे देखती रही। उस पर से निगाह ना हटा सकी थी वो जाने उसकी उम्र क्या होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। दूध की भांति उसके सिर के बाल सफ़ेद थे, वैसी ही दाढ़ी फैली हुई जो पेट तक आ रही थी। उसके चेहरे पर बूढ़ेपन के निशान थे, परंतु उसका शरीर बेहद स्वस्थ था। कमर भी सीधी थी। वो सामान्य कदकाठी का व्यक्ति नजर आ रहा था। शरीर पर सफ़ेद धोती थी जो घुटनों से लेकर गले तक लिपटी हुई थी। वो एक टक मोना चौधरी को देख रहा था। मोना चौधरी मनी मन सतर्क थी। मस्तिष्क में फ़ौरन ये बात कौंधी कि यह मायावी इंसान है और इस रूप में उसके सामने आकर यकीनन कोई खास जाल फेंकेगा उस पर। अगले ही पल मोना चौधरी और भी सतर्क उठी। उसके देखते ही देखते वो आदमी पहले घुटनों के बल नीचे बैठा, छाती के बल लेटते हुए ज़मीन पर अपना माथा लगाया और दोनों बाहें मोना चौधरी की तरफ करके हाथ जोड़ दिए। कई पलों तक वो इसी मुद्रा में रहा। होंठ भींचे मोना चौधरी उसे देखती रही। दृढ़ता भरे शक की परछाइयाँ उसके चेहरे पर और आंखों में नाचती स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर वो उठा, सीधा खड़ा हुआ। कपड़ों पर लगी मिट्टी पर स्पष्ट नजर आ रही थी। दोनों हाथ पुनः जोड़कर सिर झुकाते हुए आदर भरे स्वर में बोला, मेरा प्रणाम स्वीकार करो देवी। मोना चौधरी सिकड़ी आंखों से होठ भींचे देखती रही। देवी, मुझ पर शक मत करो,
वो पहले जैसे स्वर में बोला। कौन हो तुम? मोना चौधरी के भिजे होठ खुले। स्वर बेहद सख्त था। मैं आपका सेवक मुद्रानाथ। उसका स्वर आदर भरा ही था। मोना चौधरी की आंखों में सुर्खी चमक उठी। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी मायावी चालों में फंस जाऊंगी? तुम लोग बेशक कितने भी रूप बदल कर मेरे सामने आओ, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियों में नहीं आने वाली। मोना चौधरी गुर्रा उठी। आपको मेरे बारे में भ्रम हो रहा है। मैं क्या तुम मायावी इंसान नहीं हो? हूँ। मैं तो तिलिस्मी नगरी का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तिलिस्मी नगरी में कुछ खास लोग ही हैं जो कि तिलिस्मी के विद्वान हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ। उसने आदर में स्वर में कहा। तिलिस्मी के विद्वान हो तुम और मेरे पाँव में पड़ रहे हो? मुझे देवी कह रहे हो? मोना चौधरी विशैले स्वर में कह उठी। बातों में फंसाकर मेरे साथियों की तरह मुझे भी कैदी बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखो मुझ पर काबू पाना इतना आसान नहीं जितना कि तुम सोच रहे हो। मैं देवी। उसका स्वर पहले जैसा ही था। अपने सेवक पर इस तरह शक न करो। शक? मोना चौधरी के होठ भिज गए। तुमने या तुम्हारे साथियों ने मेरे आदमियों को गायब करके कैद कर लिया। इस पर भी कहते हो कि मैं तुम पर शक ना करूं? हाँ, उसने गंभीर भाव में सिर हिलाया। क्योंकि वो मेरे आदमी नहीं है। मैं तो खुद तिलिस्मी नगरी से अपनी जान बचाकर भागा हुआ हूँ और जंगल में अपनी शक्तियों के दम पर छिपकर वक्त गुजार रहा हूँ। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़कर और भी छोटी हो गई। तुम्हारी कई बातों में तालमेल नहीं बैठ रहा। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम तिलिस्मी के विद्वान हो और दूसरी तरफ खुद को तिलिस्मी नगरी से भागा हुआ कहते हो, छिपकर रह रहे हो। हाँ, दोनों बातें सच है। उसका स्वर गंभीर हो गया। क्या आप अपने सेवक को नहीं पहचानती? मोना चौधरी उसे देखती रही। आप नहीं पहचान सकती। पृथ्वी से आई हैं इसलिए नहीं पहचान सकती, वो बोला। तुम मेरे बारे में जानते हो? सब कुछ जानता हूँ। तुम यहाँ से तिलिस्मी ताज लेने आई हो, सब मालूम है मुझे। तिलिस्मी ताकत के दम पर मैं सामने वाले को समझ जाता हूँ कि वो किस काम की खातिर कदम उठा रहा है। गंभीर स्वर में कहते हुए उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें ज़्यादा खुलासा हाल नहीं बता सकता। सिर्फ इतना जान लो कि जिस तिलिस्मी की तरफ तुम बढ़ रही हो, कभी राजा था मैं वहाँ का। राजा थे तिलिस्मी के? मोना चौधरी की आवाज़ में शक था। तो अब क्या हुआ? अभी वक्त नहीं आया इस बारे में कुछ बताने का। झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसा रहे हो मुझे, लेकिन मैं देवी मुझ पर शक ना करो। मोना चौधरी उसे घूरती रही। तुम मुझे देवी क्यों कह रहे हो? जवाब में पहली बार उसके होठों पर मुस्कान उभरी। तुम्हें इस बात का जवाब जल्दी ही मिलेगा। मैं अपने मुंह से कुछ कहूँ तो वो ठीक नहीं होगा। तुम हर बात का जवाब टाल रहे हो और कहते हो कि मैं तुम पर शक ना करूँ। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे और इधर उधर की बातें करके खुद को सच्चा कह रहे हो। मोना चौधरी ने चुपते स्वर में कहा। अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं तुम पर भरोसा करने का ख्याल भी मन में लाऊं। वो 2 पल खामोश रहकर शांत स्वर में क्या उठा। मैं जानता हूँ मेरे को इस तरह सामने आए देखकर, मेरी बातें सुनकर तुम्हारे मन में ढेरों सवाल उठ खड़े हुए हैं और उन सवालों का उठना स्वाभाविक भी है। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। लेकिन मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ कि मैं तुमसे कोई चालाकी नहीं कर रहा। मेरी किसी भी बात में किसी तरह की चालबाजी नहीं है। विश्वास दिलाने के लिए क्या करोगे? मोना चौधरी पूरी तरह सतर्क थी। अगले ही पल मुद्रानाथ का हाथ उठा। तभी उसके हाथ में 6 इंच लंबा छोटा सा बेहद खूबसूरत खंजर नजर आया, जो उसने मोना चौधरी की तरफ फेंका। मोना चौधरी तुरंत अपनी जगह से हट गई, परंतु वो खंजर जहाँ मोना चौधरी खड़ी थी उससे कुछ पहले ही हवा में ठहर गया था। यह देखकर मोना चौधरी को संभली सी नजर आने लगी। घबराओ मत, मुद्रानाथ ने शांत स्वर में कहा। तुम मेरी देवी हो, मैं तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। यह खंजर तिलिस्मी है। इसे जितना छोटा करना चाहो कर सकती हो या फिर बड़ा कर सकती हो। आज से ये तुम्हारी आज्ञा मानेगा। जहाँ तक इसकी पहुँच है वहाँ तक ये तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें सिर्फ मन ही मन बुदबुदा कर खंजर के लिए आदेश अपने मन में दोहराना होगा। जिस तिलिस्म में तुम जा रही हो वहाँ पर यह खंजर तुम्हारे बहुत काम आएगा। ले लो इसे। लेकिन मोना चौधरी ने हवा में लटकते खंजर को थामने का कोई प्रयास नहीं किया। यह खंजर बहुत कीमती है देवी, रख लो। मुद्रानाथ ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। यह तो मायावी लोगों की चाल है मुझे फंसाने की। मोना चौधरी एक एक शब्द चबाकर कह उठी। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मेरी ज़ुबान पर विश्वास करो। नहीं, तुम झूठे हो, वरना अपना तिलिस्मी खंजर कोई किसी को नहीं देता। मैं पहले ही कह चुका हूँ तिलिस्म का विद्वान हूँ मैं। कई अदृश्य ताकतों का मालिक हूँ मैं जितने भी तिलिस्मी खंजर चाहूँ बना सकता हूँ। उसने विश्वास दिलाने वाले स्वर में कहा। ऐसा है तो तिलिस्म से भागे हुए क्यों, छिप कर क्यों रह रहे हो? तुमने ही कहा था कि। हाँ, मैंने ही कहा था। साथ में यह भी कहा था कि इन बातों का जवाब अभी नहीं दे सकता। जो भी हो, मैं ये खंजर नहीं लूँगी और तुमसे कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती। रास्ते से हटो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मोना चौधरी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। तभी मुद्रानाथ की आंखों से तीव्र किरण निकलकर मोना चौधरी की तरफ बढ़ी और लुप्त हो गई। मोना चौधरी स्थिर सी खड़ी नजर आने लगी। खंजर पकड़ लो देवी। मोना चौधरी का हाथ ऊपर उठा और हवा में लटकता खंजर थाम लिया। तभी मुद्रानाथ की आंखों से पुनः किरण निकलकर मोना चौधरी की तरफ बढ़ी और लगा जैसे सुस्त अवस्था में पहुंची
मोना चौधरी को होश आया। अपने हाथ में खंजर दबा देखकर मोना चौधरी चौंकी। उसने फौरन मुद्रानाथ को देखा। मेरे लिए अपने मन में शक दूर कर दो देवी। खंजर तुम्हारे हाथ में, रख लो। आगे आने वाले वक्त में तुम्हारी सहायता करेगा। मुद्रानाथ की बातों पर विश्वास करो। मोना चौधरी समझ नहीं पा रही थी कि खंजर उसके हाथ में कैसे आ गया, जबकि उसने खंजर थामने की कोई कोशिश नहीं की थी। वो समझ गई कि मुद्रानाथ ने अपनी शक्ति के दम पर खंजर उसके हाथ में पहुंचा दिया है और उसे उसका एहसास नहीं हो सका है। मोना चौधरी के चेहरे पर तनाव कुछ कम हुआ। तुम ज़बरदस्ती मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? अभी वक्त नहीं आया, फिर मिलूंगा तुमसे, शायद तब बातें हों। मुद्रानाथ मुस्कुराकर बोला। कहाँ मिलोगे मुझे? वहीं जहाँ तुम जा रही हो। तुमने कहा था मैं तिलिस्मी नगरी में जा रही हूँ। हाँ, तो फिर मुझे वहाँ कैसे मिलोगे, जबकि तुम्ही ने कहा है कि वहाँ से भागे हुए हो, छिपे फिर रहे थे। मोना चौधरी बोली। मैंने जो कहा है ठीक कहा है, लेकिन चोरी छिपे मैं अपनी शक्तियों के दम पर तिलिस्मी नगरी में जा सकता हूँ। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव थे। मुझे जहाँ पहुँचना है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? मोना चौधरी ने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं है, आधी रात तक तुम वहाँ पहुँच जाओगी, मुद्रानाथ ने कहा। रात को जंगल में मायावी लोग मुझे अपने जाल में। जब तक तुम्हारे पास ये खंजर है तब तक तुम्हें कोई मायावी इंसान या छोटे ओहदे वाला तिलिस्मी सेवक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी कोई भी कोशिश तुम पर सफल नहीं होगी। बड़े ओहदे वाले तिलिस्मी सेवक तुम्हारे लिए रुकावट बन सकता है और उस स्थिति में यह तिलिस्मी खंजर तुम्हारी सहायता करेगा। मोना चौधरी की सोच भरी निगाह हाथ में थवे तिलिस्मी खंजर पर गई। मुझे इजाज़त दो देवी, अब तिलिस्मी मुलाकात होगी। कहने के साथ ही मुद्रानाथ ने आंखें बंद की तो मोना चौधरी के देखते ही देखते जैसे वो हवा बनकर नज़रों से गुम होता चला गया। मोना चौधरी समझ नहीं पा रही थी कि मुद्रानाथ कौन है, क्यों उसे तिलिस्मी खंजर दिया, उसकी सहायता क्यों कर रहा है। उसने हाथ में दबे खंजर को देखा, अगले ही पल मनी मन में बड़बड़ाई। तिलिस्मी खंजर, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करो। शब्द पूरे होते ही सामने कुर्सी, टेबल और टेबल पर खाने का सामान नजर आने लगा। मोना चौधरी कई पलों तक खाने के सामान को देखती रही। फिर मोना चौधरी ने सिर उठाकर फैले अंधेरे को देखा। टेबल पर अंधेरा है, इतनी रोशनी करो कि मैं पूरी तरह खाने का सामान देख सकूं। मोना चौधरी बड़बड़ाई। रोशनी जाने कहाँ से आई मालूम नहीं हो सका, परंतु टेबल पर पड़ा सामान रोशन हो उठा। मोना चौधरी ने खंजर पैंट की जेब में फंसाया, फिर आगे बढ़ती कुर्सी पर बैठी और खाने में व्यस्त हो गई। मुद्रानाथ को वह कोई फ्रॉड समझ रही थी, परंतु अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि वह कोई धोखा नहीं था। सच्चे साफ मन से उसके सामने आया, तिलिस्मी खंजर उसे दिया। क्या चाहता है उससे मुद्रानाथ? उसे देवी क्यों कह रहा था? वह तो तिलिस्मी शक्तियों का मालिक था, जबकि वो स्वयं साधारण इंसान। वह भला उसके क्या काम आ सकती है? अपने ही सवालों में उलझी मोना चौधरी ने खाना समाप्त किया, पानी पिया और उठ खड़ी हुई। उसके खड़े होते ही टेबल, कुर्सी और रोशनी गायब हो गई। अब वहाँ घुप अंधेरा था और हर तरफ घना जंगल था, लेकिन मनी मन मोना चौधरी को मुद्रानाथ के दिए तिलिस्मी खंजर का बहुत सहारा था। इस खंजर के सहारे सामने कैसा भी खतरा आए उससे निपटा जा सकता था। मोना चौधरी ने अपने सारे हथियार फेंक दिए। वो जानती थी कि यह हथियार इंसानों पर लागू हो सकते हैं, मायावी लोगों पर नहीं। अब उसके पास सबसे बड़ा हथियार तिलिस्मी खंजर था, जो मायावी धोखों से निपट सकता था, उसे बचा सकता था। मोना चौधरी ने खंजर जेब से निकालकर हाथ में दबाया और बड़बड़ाई। जब मेरी मंजिल आए तो रोशनी करके मुझे आगाह कर देना। अगर कोई मायावी खतरा मुझे घेरने की कोशिश करे तो उससे बचाना तेरा काम है। इसके साथ ही मोना चौधरी तेज़ तेज़ कदमों से अंधेरे से भरे जंगल में आगे बढ़ने लगी। रात को ठीक 3 बजे देवराज चौहान की आँख खुल गई। वह समझ नहीं पाया कि नींद से खुद उठाए या बेला ने उसे उठाया। बगल में ही बेड पर सोए बाकेलाल राठौर को हिलाकर उठाया। खड़े हो जा, चलना है यहाँ से। दोनों उठे, कमरे में मौजूद पानी से हाथ मुँह धोया। यहाँ से तो वो जगह पासों ही होवे जब मारे को पहुँचणो होवे, बाकेलाल राठौर बोला। हाँ, देवराज चौहान ने कहा। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो उनके बाहर जाने का रास्ता अपने आप बन गया। यो रास्तो वही छोरी बनायो, देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों बाहर निकले। बाहर निकलते ही वो कमरा रोशनी एकाएक गायब हो गई। कमरों तो गधे के सींगों की तरह गायब हो गए। दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। जंगल में घुप अंधेरा था, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे देवराज चौहान था। तभी उसके कानों में बेला की आवाज़ पड़ी। आगे बिना मुंडेर का मायावी कुआं है, उसमें गिरते ही तिलिस्मी कैद में पहुंच जाओगे। यह सुनते ही देवराज चौहान रुका। बाके रुक जाओ, देवराज चौहान जल्दी से कह उठा। बाकेलाल राठौर ठिठका। इब का हुओ, आगे रास्ता ठीक नहीं है। थारे को कैसा पता लगो कि ओ समझो समझो, वही बताया थारों को। बेला की आवाज़ पुनः देवराज चौहान के कानों में पड़ी। वो सामने रोशनी का बिंदु ज़मीन पर नजर आ रहा है, उसके पीछे पीछे चलो। देवराज चौहान ने रोशनी के उस बिंदु को देखा जो अभी अभी नजर आने लगा था। मेरे पीछे आओ बाके, कहने के साथ ही देवराज चौहान बिंदु की तरफ बढ़ा। बाकेलाल राठौर ने भी कदम बढ़ाए। अगले ही पल बाकेलाल राठौर को लगा जैसे उसका पाँव किसी रस्सी के फंदे में फंस गया हो। उसने झटका देकर पाँव छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु फंदा और फंस गया।
इसके साथ ही लगा जैसे किसी ने फंदे के रस्सी को तीव्र झटका दिया हो। बाकेला लड़हर जोरों से नीचे गिर पड़ा और फिर उसे लगा जैसे रस्सी को पीछे से कोई तेजी से खींच रहा हो। वो पीछे सरकता जा रहा था। गिरने की आवाज़ सुनते ही देवराज चौहान पलटा। बाके! देवराज चौहान, हम तो फंसो। लगो मारा तो कामो हो गयो। कोई रस्सा बांधकर मारे को पीछे को खींचो। बाके को देखो क्या हुआ है। देवराज चौहान जल्दी से बोला। उसी पल वहाँ पर रोशनी फैल गई। मात्र एक पल के लिए बाकेला लौटकर नजर आया। वो किसी गहरे गड्ढे में समाता जा रहा था और देखते ही देखते गड्ढे में समाता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। बाके! देवराज चौहान जल्दी से गड्ढे की तरफ लपका। रुक जाओ देवराज चौहान। बेला का शान सर कानों में पड़ा। तुम्हारा दोस्त मायावी कैद में पहुंच गया है। वो गड्ढा नहीं, बिना मुडेर का कुआं है। मायावी कुआं, जाने दो उसे। देवराज चौहान रुक चुका था। तुम्हारे साथ होने पर भी मेरा साथी मायावी लोगों की कैद में पहुंच गया, देवराज चौहान बोला। मैंने तुम्हारी जिम्मेवारी ली है देवराज चौहान। मायावी शक्ति तुम पर असर नहीं करेगी। बेला का सर कानों में पड़ा। लेकिन मायावी लोग मेरे साथियों को कैद करके ले कहाँ जाते हैं? जहाँ तुम जा रहे हो, तिलिस्मी नगरी में। सब तुम्हें वहीं मिलेंगे, लेकिन वे वहाँ की स्थिति में होंगे ये मैं नहीं है लेकिन वे वहाँ किस स्थिति में होंगे ये मैं नहीं जानती, परंतु किसी को भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि तुम लोग मनुष्य हो। देवराज चौहान को ये देखते ही देखते वो बिना मुंडेर वाला कुआं धीरे धीरे बंद होने लगा और बंद हो गया, और वो जगह अन्य जगहों की तरह सामान्य नजर आ रही थी। आओ देवराज चौहान, वक्त बीता जा रहा है। बेला की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। रोशनी का छोटा सा बिंदु जो उसके आगे आगे बढ़ रहा था, उसी पर निगाह टिकाए देवराज चौहान चलता रहा। रास्ता बिताने की खातिर अगर तुम अपने बारे में बताती रहो तो ठीक रहेगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो, ये बात तो मेरी समझ में आ जाएगी, और अभी नहीं। तिलिस्म के भीतर मुनासिब वक्त और मौका मिलेगा, तब सब कुछ बता दूंगी। बेला की आवाज़ कानों में पड़ी। अभी कुछ ना कहने के लिए पीछे मेरी मजबूरी है। मजबूरी जान सकता हूँ? हाँ। बेला का सर शांत था। तिलिस्म से वास्ता रखती बातों को तिलिस्मी नगरी से बाहर करना मना है। अगर मैंने या किसी ने भी ऐसा किया तो मेरी तिलिस्मी शक्तियाँ छीड़ पड़ जाएंगी। जब हम लोगों को तिलिस्मी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तभी ये बात तिलिस्मी सीखने वालों पर लागू हो जाती है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। रोशनी के बिंदु पर निगाहें टिकाए आगे बढ़ता रहा। भोर के उजाले के साथ ही देवराज चौहान के कदम वहाँ पड़े। बहुत ही सुंदर जगह थी वो। छोटा सा बाग था जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। फूलों की सुगंध से वहाँ का वातावरण महका हुआ था। फलदार वृक्ष कदम कदम पर नजर आ रहे थे। जमीन पर मखमली खूबसूरत घास बिछी हुई थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें वहाँ गूंज रही थीं। कई रंगों की तरह तरह के पक्षी उड़ रहे थे। उस बाग के छोटे छोटे रास्ते बने हुए थे। सबसे ज़्यादा मन मोह रहा था वो झरना जो सामने की छोटी सी पहाड़ी से गिरता हुआ नीचे आ रहा था, और उसका पानी कुछ दूर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों के बीच में से गुजरकर जाने कहाँ जा रहा था। यहाँ का वातावरण देवराज चौहान के मन को बहुत अच्छा लगा। यहीं पर आना था मुझे? देवराज चौहान का सर धीमा था। हाँ। बेला की फुसफुसाती आवाज़ कानों में पड़ी। तिलिस्म में जाने का रास्ता यहाँ से है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। कहाँ है रास्ता? ये मैं नहीं बता सकती। कोई भी तिलिस्म जानने वाला तिलिस्मी नगरी का व्यक्ति किसी बाहरी इंसान को तिलिस्म में जाने का रास्ता नहीं बता सकता। हम वचन से बंधे हैं। बेला का शान स्वर कानों में पड़ा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? देवराज चौहान ने कहा। आराम करो और वक्त का इंतज़ार करो। देवराज चौहान ने फिर कुछ ना कहा और टहलता हुआ आसपास देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर ठिठका। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो बरगद का विशाल पेड़ था जिसके आसपास पक्का चबूतरा बना हुआ था गोलाई में, और उस चबूतरे पर मोना चौधरी गहरी नींद में लेटी हुई थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और मोना चौधरी के पास पहुंचा, परंतु वह थकी सी इस कदर नींद में थी कि उसके आने की आहट पर भी उसकी आंखें न खुली। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर चबूतरे के दूसरे हिस्से पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा ली। तभी बहुत ज़ोरदार दहाड़ वहाँ गूंजी। लगा जैसे वहाँ की ज़मीन काँप गई हो। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि ये कौन से जानवर की दहाड़ है, क्योंकि ऐसी दहाड़ से पहले कभी नहीं सुनी थी। इस दहाड़ पर मोना चौधरी की आंख खुल गई। वह चौंक कर उठ बैठी। तिलिस्मी खंजर उसके हाथ में आ दबा। वो चबूतरे से नीचे उतर आई। देवराज चौहान भी सतर्क नजर आने लगा था। घबराओ मत, ये जानवर किसी को कुछ नहीं कहेगा। बेला की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी की निगाह अभी तक देवराज चौहान पर नहीं पड़ी थी। तभी उनकी निगाह सामने के रास्ते पर पड़े तो दोनों चौंक पड़े। वो जानवर वहाँ से इसी तरफ आ रहा था। वो बहुत ही विशालकाय और करीब 100 फुट ऊंचा था। 40 फीट ऊंची उसकी गर्दन थी और चेहरा देखकर मन में झुरझुरी सी दौड़ रही थी। वो बिल्कुल डायनासोर की तरह लग रहा था। उसके चलने से ज़मीन पर मध्यम सा कंपन हो रहा था। उसे इसी तरफ आते देखकर मोना चौधरी चबूतरे के साथ साथ घूमती हुई पीछे की तरफ हटने लगी। खंजर पर उसकी पकड़ सख्त हो चुकी थी। पीछे हटती वो वहाँ खड़े देवराज चौहान से टकराई तो फुर्ती से पलटी। देवराज चौहान को सामने पाकर चौंकी। तुम? उसके होंठों से निकला। इस जानवर से मत डरो, यह हमें कुछ नहीं कहेगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें कैसे मालूम कि हमें कुछ नहीं कहेगा?
मोना चौधरी ने उसे गहरी निगाहों से देखा। ये मैं नहीं बता सकता। तब तक जानवर उनके करीबी रास्ते पर पहुंच चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि उसका विशालकाय रूप और उसकी लंबाई देखकर उनके दिल धड़क रहे थे। 30-40 फीट दूर रास्ते से गुजरता वो जानवर ठिठका और उसने अपनी लंबी गर्दन नीचे की और उनकी तरफ घुमाकर दोनों को देखा। ऐसा करने पर उस जानवर का मुंह उनके बेहद करीब आ गया था। अब वो बहुत डरावना लग रहा था। दोनों दम साधे खड़े रहे। तभी जानवर की गर्दन वापस गई और ऊपर उठती चली गई। उसके बाद वो जानवर आगे बढ़ा और दूर होता चला गया। उसकी पूंछ किसी रस्से की भांति पतली थी। ये तो डायनासोर है, मोना चांदी के होठों से निकला। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी पहले डायनासोर को नहीं देखा। देवराज चौहान ने कश लिया। तभी मोना चौधरी को अपनी दुश्मनी का एहसास हुआ तो वो 2 कदम दूर हट गई। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? मोना चौधरी ने देवराज चौहान को घूरा। मायावी जाल में फंसकर गुम हो गए। देवराज चौहान का सर शांत था। और तुम्हारे साथी? वो भी तुम्हारे साथियों की तरह गुम हो गए, मोना चौधरी बोली। फ़कीर बाबा ने यही मिलने को कहा था, देवराज चौहान बोला। हाँ, लेकिन मालूम नहीं वो कब मिलेंगे। मोना चौधरी ने इधर उधर देखा। बीते वक्त के साथ पूर्व से सूर्य निकला। उसकी पहली किरण जो ही वहाँ पड़ी, एकाएक जैसे जादुई जोर पर वहाँ के सारे नज़ारे गायब होने लगे। फल फूल पेड़ पौधे, वो मखमली घास, बरगद का पेड़, चबूतरा, एक एक करके सब कुछ उनकी निगाहों से ओझल होता चला गया। ऊपर से गिरता झरना बंद होकर सो गया। कहीं भी पानी या गीलेपन का निशान नहीं था। पहाड़ी पत्थर जो झरने के पानी से गीले हो चुके थे, एकाएक सूख गए। जहाँ से झरने का पानी गिर रहा था, उस पहाड़ी पर तेज गड़गड़ाहट के साथ कोई बड़ा सा पत्थर आ टिका। दोनों हैरानी से ये सब देख रहे थे। ऊपर से झरने का पानी गिरने की वजह से पहाड़ पर जो निशान पड़ गए थे, वो निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे जाने कितने वर्षों पहले ये झरना यहाँ बहता होगा, क्योंकि अब तो पानी की बूंद तो क्या, कहीं गीलापन भी नहीं था। ये क्या हुआ? मोना चौधरी के होठों से निकला। यहाँ के बारे में जितना तुम जानती हो उतना ही मैं जानता हूँ, देवराज चौहान ने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी उनकी निगाह फ़कीर बाबा पर पड़ी, जो एक तरफ खड़े नजर आए। फ़कीर बाबा का चेहरा शांत था, परंतु वह सिर से पांव तक गंभीरता में डूबे हुए थे। पाठ को आप देख ही रहे हैं कि कहानी का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी देवराज चौहान और मोना चौधरी ने तिलिस्मी नगरी में प्रवेश करना है। वहाँ खतरनाक तिलिस्मी हादसों से उनका सामना होना है। देखना यह है कि तिलिस्म में उन पर क्या बीतती है। क्या दोनों में से कोई तिलिस्मी ताज को ले पाया? देवराज चौहान और मोना चौधरी के साथ ही गायब होकर तिलिस्म में तो पहुंचे, परंतु वहाँ भी किस स्थिति में? वो मुद्रानाथ कौन था जो मोना चौधरी को देवी कहकर पुकार रहा था और उसे तिलिस्मी खंजर दिया था? क्यों दिया था? उधर वो बेला कौन थी जो अदृश्य होकर देवराज चौहान की सहायता करने पर तुल गई थी और देवराज चौहान से अपना क्या मतलब निकलवाना चाहती थी? ऐसे और भी कई सवाल जो अभी अनसुलझे हैं। उन सब का जवाब आपको आगामी तिलिस्मी उपन्यास में, यानी कि ताज के दावेदार में मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ें। बाबा, देवराज चौहान के होठों से निकला। दोनों आगे बढ़कर फ़कीर बाबा के पास जा पहुँचे। पहुँच गए यहाँ तक? बाबा ने कहा। हाँ बाबा, लेकिन हमारे साथी? मोना चौधरी ने कहना चाहा। उनकी चिंता मत करो, सबसे तुम लोगों की मुलाकात होगी, वो सब ठीक है। फ़कीर बाबा ने दोनों को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। तिलिस्मी नगरी में अपने कामों में व्यस्त है। कैसे काम? वक्त आने पर सब देख लोगे। ये जगह कैसी है बाबा? मोना चौधरी बोली। रात जब मैं यहाँ पहुँची तो ये सारी जगह रोशनियों से जगमगा रही थी। तिनका तिनका प्रकाश में चमक रहा था। लेकिन सुबह होने पर नहीं। फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में बात कही। सूर्य की पहली किरण यहाँ पड़ने पर वो सारा मंजर गायब हो जाता है। ये जगह वीरान हो गई। ये सब तिलिस्म की माया है। और जब सूर्य की आखिरी किरण छुपेगी तो यहाँ पर फिर वही खूबसूरत मंजर देखने नज़र आने लगेगा। देवराज चौहान बोला। बाबा, आपने यहाँ तक पहुँचने को बोला तो पहुँच गए। अब बताइए वो ताज कहाँ है? वो ताज तिलिस्मी नगरी के भीतर है, फ़कीर बाबा ने कहा। सूर्य की किरण छिपते ही जब वो रौनक पैदा होगी तो तिलिस्मी नगरी के दरवाजे खुल जाते हैं, परंतु उनमें कोई मायावी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। तिलिस्मी पहरा उन्हें रोक देता है। लेकिन मनुष्यों के लिए यहाँ कोई तिलिस्मी पहरा नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी मनुष्य के आने की संभावना कभी नहीं रही। ऐसे में तुम लोग आसानी से तिलिस्म में प्रवेश कर सकते हो। तिलिस्मी नगरी में वो ताज कहाँ है, ये तुम लोगों को ढूंढना है और लेकर आना है। जो ले आएगा वो जीता हुआ माना जाएगा और दूसरा हमेशा के लिए अपनी इच्छा से उसका गुलाम बन जाएगा। तुम दोनों को ये शर्त याद है? बाबा ने उन दोनों को देखा। मोना चौधरी का चेहरा सुलग उठा। याद है बाबा, मैं अपना वायदा नहीं भूलती। मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबाकर कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मुझे भी याद है, देवराज चौहान बोला। एक बात याद रखना, ये तिलिस्म बहुत खतरनाक और गहरा है। भीतर जाने के बाद जिंदा बचकर निकल आना शायद संभव नहीं। या तो तुम लोग मारे जाओगे या फिर हमेशा के लिए तिलिस्म में फंस कर रह जाओगे। तभी बचे रह सकते हो जबकि तिलिस्म की चालबाजियों का जवाब चालबाजियों से दो। लेकिन ऐसा कब तक कर पाओगे? कहीं तो फंसोगे ही। और बाबा, ये शब्द कहकर मेरा हौसला पस्त मत कीजिए। मैं ताज लेकर आऊँगी। मोना चौधरी गुर्रा उठी।
फ़कीर बाबा ने देवराज चांद को देखा तो देवराज चांद शांत स्वर में बोला, वो ताज मैं लेकर आऊँगा बाबा। मोना चौधरी दांत भींच कर रह गई। मैं तुम लोगों को तिलिस्म के भीतर जाने का रास्ता बताने जा रहा हूँ, वो समझ लो, क्योंकि जब तिलिस्म के भीतर प्रवेश करने का वक्त आएगा मैं यहाँ मौजूद नहीं रहूँगा। रास्ता कहाँ है बाबा? मोना चौधरी ने पूछा। फ़कीर बाबा ने उस तरफ देखा जहाँ से पहाड़ी झरना गिर रहा था। सुबह तुम दोनों ने वो झरना गिरते देखा था? बाबा ने पूछा। हाँ, दोनों ने कहा। आज जब सूर्य की आखिरी किरण छिपने पर झरना बहना शुरू हो जाएगा, वहीं बाग, फूल और रास्ते नज़र आने लगेंगे, तो तुम दोनों ऊपर चढ़कर झरने तक पहुँचेंगे जहाँ से पानी गिर रहा है। उसके पास ही सीढ़ियाँ नज़र आएंगी जो कि पहाड़ी के भीतर जा रही हैं। एक सीढ़ी दाई तरफ जा रही है और दूसरी बाई तरफ। दोनों आपसी रजामंदी से अपनी सीढ़ियाँ चुन लेना। याद रखना, दोनों एक ही दिशा वाली सीढ़ियों पर नहीं उतरोगे, वरना तुम दोनों उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठोगे। तुम में से एक बाईं तरफ वाली सीढ़ियों से नीचे उतरेगा और दूसरा दाईं तरफ वाली सीढ़ियों से। वो सीढ़ियाँ तिलिस्मी नगरी का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ समाप्त होते ही तुम लोग खुद को तिलिस्मी नगरी में पाओगे। गंभीर स्वर में कहने के साथ ही फ़कीर बाबा ने देवराज चांद और मोना चौधरी पर निगाह मारी। मोना चौधरी और देवराज चांद के चेहरों पर दृढ़ता नाच रही थी। उसके बाद तिलिस्मी नगरी में तुम दोनों के साथ क्या होता है उसके जिम्मेवार तुम दोनों खुद हो। दोनों खामोश रहे। अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों को दिन बिताना है और शाम ढलते ही तिलिस्मी नगरी में प्रवेश कर जाना है, फ़कीर बाबा ने कहा। तिलिस्मी नगरी से बाहर आने का रास्ता? ताज हाथ में आते ही बाहर आने के सारे रास्ते नजर आने लगेंगे, फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों फ़कीर बाबा को देखते रहे। फ़कीर बाबा की निगाह मोना चौधरी के हाथ में दबे तिलिस्मी खंजर पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कान उभरी। उसी मुस्कान के साथ उसने देवराज चांद को देखा और फिर देखते ही देखते फ़कीर बाबा दोनों की निगाहों से ओझल हो गया। मोना चौधरी और देवराज चांद की निगाह मिली। अब हम में से एक को तो अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी। देवराज चांद मुस्कुराया। परवाह नहीं, मोना चौधरी तीखे स्वर में कह उठी। ताज मैं हासिल करूंगी और ना ही हासिल कर पाई तो तुम्हारी गुलामी करने से अच्छा मौत को गले लगाना है। देवराज चांद मुस्कुराया और कुछ दूर हटकर एक पत्थर पर जा बैठा। बेला, देवराज चांद फुसफुसाया, खाने का इंतज़ाम कर दो। देवराज चांद के शब्द पूरे होते ही ज़मीन पर चादर और उस पर गर्म खाना नजर आने लगा। यह देखकर मोना चौधरी चौंकी। देवराज चांद पत्थर से उठा और चादर पर जा बैठा। फिर मोना चौधरी को देखा। खाना खा लो। देवराज चांद का सर शांत था। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा, मनी मन बुदबुदाई। तिलिस्मी खंजर, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करो। उसी पल उसके सामने टेबल और कुर्सी नज़र आने लगी। टेबल पर खाना मौजूद था। मोना चौधरी ने देवराज चांद को देखा, फिर कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। यह देखकर देवराज चांद को मनी मन हैरानी हुई। बेला, देवराज चांद फुसफुसाया, मोना चौधरी के सामने खाना कैसे आ गया? इसके हाथ में तिलिस्मी खंजर है जो बहुत शक्तिशाली है। बेला की आवाज़ कानों में पड़ी। तिलिस्मी खंजर मोना चौधरी को कहाँ से मिला? देवराज चांद अजीब से सर में बोला। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। खाना खाने के बाद दोनों आराम करने के इरादे से इधर उधर लेट गए। अब उन दोनों को इंतज़ार था शाम होने का, ताकि तिलिस्मी नगरी में प्रवेश कर सके। शाम ढल चुकी थी। वही सुखमय खूबसूरत नज़ारा सामने था। वहाँ कई तरह की रोशनियाँ फैली नज़र आ रही थी। वही पेड़ पौधे, मखमली घास, वही रास्ते, वही सब कुछ जो उन्होंने सुबह देखा था। देवराज चांद और मोना चौधरी पहाड़ी पर चढ़कर झरने के पास पहुँच चुके थे। सामने ही उन्हें वो जगह नज़र आई जहाँ सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी। दोनों एक साथ आगे बढ़े, सीढ़ियों के पास पहुँचे। सबसे पहले उन्हें बड़ी सीढ़ी नज़र आई। उसके बाद दाईं और बाईं तरफ दो दिशाओं में सीढ़ियाँ बट रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कदम बढ़ाकर बड़ी सीढ़ी पर पहुँच गए। तुम किस दिशा वाली सीढ़ियों पर जाना चाहती हो? देवराज चांद का सर शांत था। मोना चौधरी ने चुपती निगाहों से देवराज चांद को देखा। देवराज चांद, इस बार मौत के खेल में जीत का ताज मेरे सिर पर रखा जाएगा। मैं जानता हूँ मोना चौधरी, ताज तुम्हारे सिर पर अवश्य रखा जाएगा, लेकिन वह मौत का ताज होगा या जीत का, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अगले ही पल मोना चौधरी ने कदम उठाया और तिलिस्मी नगरी में प्रवेश करने के लिए बाईं तरफ वाली सीढ़ी पर पैर रख दिया। देवराज चांद ने कदम उठाया और दाईं तरफ वाली सीढ़ी पर जा खड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती भरी निगाहों से देखा, फिर तेजी से अपने अपने रास्तों पर जाती सीढ़ियों पर उतरते चले गए। सीढ़ियाँ समाप्त होते ही उन्होंने तिलिस्मी नगरी में प्रवेश कर जाना था। ज्यों ज्यों वे उतरते जा रहे थे त्यों त्यों वहाँ अंधेरा गहराता जा रहा था। कुछ देर तक वे दोनों एक दूसरे को नजर आते रहे, फिर अंधेरे की वजह से एक दूसरे को देखना भी बंद होता चला गया। एक दूसरे के कदमों की आहटें उनके कानों में पड़ रही थी और फिर धीरे धीरे उन आहटों का सुनाई देना भी उन्हें बंद होता चला गया। करीब आधे घंटे बाद देवराज चांद को दूर प्रकाश का गोला नजर आया तो वो समझ गया कि वहाँ पर पहुँचकर सीढ़ियाँ समाप्त हो रही हैं। तिलिस्मी नगरी की शुरुआत हो रही है। सावधान देवराज चांद, बेला की फुसफुसाती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम तिलिस्मी नगरी में प्रवेश करने जा रहे हो। वहाँ कदम रखते ही तुम्हें कैसी भी हैरतअंगेज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जवाब में देवराज चांद ने होठ भींच लिए। वो सीढ़ियाँ उतरता रहा,
रोशनी का गोला बड़ा होता हुआ जैसे करीब आता जा रहा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस नॉवेल के दूसरे भाग ताज के दावेदार में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।